हेलो एवरीवन। ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का थर्ड लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने द रिवोल्ट ऑफ 1857 करा था और उसमें हमारे बिहार के लीडर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे द ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ बिहार। और ये जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपको जनरली इनके लीडर्स या फिर अगर ये किसी पर्टिकुलर कास्ट ने करा है तो उस कास्ट के बारे में, इनका ईयर और ये किस रीजन में हुआ था ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन से रीजन में हुआ था ये, फिर कौन से ईयर में हुआ था ये, और मतलब इनके ग्रीवांसेस क्या थे। अगर इनके लीडर का है, आपको नाम पता है, अगर कोई कास्ट है तो कास्ट, या फिर अगर आपको लीडर का नाम पता है तो लीडर का नाम, इतना बस इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं द ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ बिहार। आपने जब ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ा होगा तो आप जब मतलब नेशनल हिस्ट्री करते हैं या इंडियन हिस्ट्री करते हैं तो उसमें आपने बहुत सारे रिवोल्ट्स, छोटे छोटे रेबेलियंस पढ़े होंगे, सन्यासी विद्रोह एटसेट्रा। लेकिन आज हम सिर्फ बिहार ओरिएंटेड, मतलब बिहार ओरिएंटेड जो भी रिवोल्ट्स है, बिहार रिलेटेड जो भी रिवोल्ट्स है उनको करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा नोनिया रिवोल्ट। इसमें बस देखिए, आप सुनते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें। और इसके बाद मतलब आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। तो पहले है नोनिया रिवोल्ट। ये इसका अगर हम ईयर देखें तो 1700 से 1800, मतलब इस 100 सालों में ये चला था। मतलब इसका ड्यूरेशन है 1700 टू 1800। और ये जो थे नोनिया कास्ट करते थे, स्पेशली ये हम जो बिहार में नोनिया कास्ट है उनके रिलेटेड ये रिवोल्ट है। तो जो बिहार में नोनिया कास्ट है उनका एक्सप्लॉयटेशन करा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी संथल्स या फिर डिफरेंट कास्ट या फिर डिफरेंट ट्राइबल को परेशान करा था, एक्सप्लॉइट करा था, उसी तरीके से इनको भी एक्सप्लॉइट करा था। इसका रीजन कौन सा था, मतलब ये इनका जो इशू था ना वो सॉल्ट पिटर को लेकर है। तो ये जो सॉल्ट पिटर है, ये इसका यूज़ बेसिकली एक्सप्लोजिव्स में किया जाता है। ये जो पाउडर है, जो भी ये मटेरियल है सॉल्ट पिटर, ये जो है इसका यूज़ हम लोग गन, एक्सप्लोजिव मटेरियल, वेपन्स, इन सारी चीज़ों में करते हैं। तो ये जो हमारे बिहार के कौन सी रीजन में मिलता है सॉल्ट पिटर, ये हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, पूर्णिया, तिरहुत एंड हाजीपुर। सो ये इन जगहों पे मिलते थे और यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। एंड इनका प्रोडक्शन कौन करता था? नोनिया कास्ट। तो इनको एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स। एंड इसी वजह से उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। इसी वजह से परेशान होकर इन्होंने रिवोल्ट करा। तो इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है सन्यासी मूवमेंट। सो ये जो है सन्यासीज, इनको मुस्लिम फकीर्स बोलते थे या फिर हिंदू सेंट्स बोलते थे। ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी बांग्लादेश में है ये रीजन जहाँ पे ये सन्यासी मूवमेंट हुआ था। अब इनके जो बिहार में कुछ थोड़े बहुत सेंटर्स थे, इसलिए हम इसे बिहार हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो बिहार में सन्यासी मूवमेंट के सेंटर्स कौन थे? सारण, पूर्णिया, तिरहुत। सो यहाँ पे आपको ये सन्यासी मूवमेंट देखने को मिलता है, द रीजन्स ऑफ बिहार। सो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपका बंगाल बोल सकते हैं, बंगाल से रिलेटेड ज़्यादा है सन्यासी मूवमेंट। बस इसके कुछ माइनर सेंटर्स हमारे बिहार में मिले थे, इसलिए आप सन्यासी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में आपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है। उसके बाद है ये तामर रिवोल्ट। तो तामर रिवोल्ट ये हमारे बिहार का है, स्टार्टेड बाय ओरांव ट्राइब। सो ये जो तामर रिवोल्ट है हमारे बिहार में चलता है 1789 टू 1832। मतलब ये स्टार्ट होता है, पहले तो ओरांव ट्राइब स्टार्ट करती है इसको 1789 में। उसके बाद जो बाकी ट्राइब्स हैं जैसे मुंडा ट्राइब एटसेट्रा, वो आके इनसे मिल जाती है। तो 1832 में फिर ये और ज़्यादा एक्सपैंड करती है। सो इसका रीज़न क्या है? जो भी ये ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चरल सिस्टम फॉलो कर रहे थे अपना कल्टीवेशन करने के लिए, अपने लैंड पे जो भी फॉलो करते थे उन पे ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया, जिसकी वजह से इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे अफेक्ट पड़ा। अब ये था रीज़न, कॉज। एंड इनका जो लीडर है वो कौन है? भोलानाथ सहाय। सो ये है तामर रिवोल्ट। सो नेक्स्ट है चेरो रिवोल्ट। ये स्टार्ट हुआ था 1800 में, मतलब ये रिवोल्ट 1800 में आपको देखने को मिला था। और इनके लीडर कौन थे? सरदार भूषण सिंह। अब इसमें हुआ क्या था, जो चेरो किंग थे, मतलब उनको वहाँ पे चूरामन को एज अ किंग प्लेस कर दिया। मतलब जो चेरो ट्राइब है उनका राजा बना दिया चूरामन को। एंड ये क्या करता था? ये लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, हैवी टैक्सेस। अब ब्रिटिशर्स भी यही करते थे। और ये किंग, जो किंग है, ब्रिटिशर ने अपॉइंट करा इस किंग को, उस पोस्ट पे रखा है, तो ये उनका ही सुनेगा, ब्रिटिश का ही सुनेगा। तो वो ज़्यादा टैक्सेस लेता था लोगों से, तो इससे लोग परेशान हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, चेरो ट्राइब। सो इसलिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। सो इनके लीडर कौन है और रीज़न क्या है? हैवी टैक्सेस।
एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं आप। देन उसके बाद आप देखेंगे हो एंड मुंडा अपराइजिंग। जो आपका मुंडा रिवोल्ट है वो आप बाद में देखेंगे, ये हो एंड मुंडा अपराइजिंग है। रीजन क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। पहले तो ये 1820 से 22 तक रिवोल्ट करते हैं, उसके बाद फिर से अपराइजिंग होती है, आपको देखने को मिलती है 1831 में। और ये अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स या फिर लोकल मनी लेंडर्स जो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते थे। अब उसके बाद जमींदार, क्योंकि देखिए जो ये बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम लेकर आए थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो एग्रीकल्चर सिस्टम लेकर आए थे। तो उस पर आपने जैसे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है परमानेंट सिस्टम, जो कि 1793 में लाया गया, उस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये आपको बंगाल वाले रीजन में देखने को मिला था, बंगाल और बोल सकते हैं नॉर्थ में आपको ज़्यादा देखने को मिलता था। और इसके अंदर जो था पीजेंट्स थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। तो वो क्या करते थे, इस जो भी इनके सिस्टम है, ब्रिटिशर्स के सिस्टम है, उसकी वजह से डेट ट्रैप में फंसते जाते थे। मतलब ये थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, अब वो अपने लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पैसा तो उनको चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मतलब 10/11 शेयर खुद रखते थे और 1/11 छोड़ते थे जो भी ज़मींदार है या फिर जो भी बोल सकते हैं, मतलब इतना हाई टैक्सेस लेते थे उनसे। अब इसी की वजह से जो अब इनको पास, मतलब इनको जाना पड़ता था लोकल मनी लेंडर्स के पास, उनसे पैसा लेना। लेकिन अब ये लोकल मनी लेंडर्स जब इनको पैसा देते थे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते थे। तो ये अपराइजिंग इन्हीं के अगेंस्ट थी। एक तो ब्रिटिश रूलर्स इनको एक्सप्लॉइट करते थे, उसके बाद लोकल मनी लेंडर्स और ज़मींदार तो करते ही थे। तो ये कौन लीडर थे इनके? राजा परहट। सो ये बस इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद है भूमिज रिवोल्ट। ये हमारे अगेन बिहार का है, 1832 टू 33। और इनके जो लीडर हैं वो कौन है? गंगा नारायण। तो ये बेसिकली आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स में जो भी है लीडर्स याद रखने हैं, उनका ईयर याद रखना है, और कॉज आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन कॉज याद रहेगा तो भी अच्छी बात है। सो इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू बाय ब्रिटिशर्स, अगेन द सेम रीजन, लैंड रेवेन्यू या फिर टैक्सेस ज़्यादा वसूलते थे ये ब्रिटिशर्स, इसी वजह से ये भूमिज रिवोल्ट आपको देखने को मिला 1832-33। लीडर कौन थे? गंगा नारायण। उसके बाद हम चलते हैं संथाल अपराइजिंग। इनके बारे में तो आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिर आप ये मेंस में भी पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में है जो तो बीपीएससी के मेंस में पढ़ेंगे। सो ये जो संथाल अपराइजिंग है लेड बाय द सिद्धू एंड कानू, ये हमारे लीडर्स थे। और इनका ईयर क्या है? 1855-56। तो आप यहाँ देखेंगे 1857 का जो रिवोल्ट है उससे पहले ये आपको अपराइजिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो 1857 रिवोल्ट था ये तो मेजर रिवोल्ट था ही, इंडिया लेवल पे था बोल सकते हैं। ज़्यादातर ये नॉर्थ और आप बोल सकते हैं कि नदर्न इंडिया में आपको ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन ये इन कंपैरिजन टू द अदर माइनर रेबेलियंस ये थोड़ा बड़े लेवल पे था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। कुछ हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो इसको ये नाम देते हैं। लेकिन ये 1855 एंड 56 संथाल अपराइजिंग इस रिवोल्ट से पहले ही हो चुका था। और संथाल अपराइजिंग में आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने जो जो मेथड्स यूज़ करे थे वही मेथड्स आपको इस रिवोल्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि आगे के रिवोल्ट के लिए, आगे के बोल सकते हैं मूवमेंट के लिए एक डायरेक्शन दिया था इस संथाल अपराइजिंग ने। तो ये जो थे कौन से एरिया में था? राजमहल हिल्स। एंड अगेन दे रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे। अभी यहाँ पे हम इस संथाल अपराइजिंग का डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जब हमारा बीपीएससी का मेंस करना होगा तो हम संथाल रिवोल्ट, मुंडा अपराइजिंग, उनके बारे में डिटेल, रीजंस, क्या क्या फिर आउटकम्स थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे बस आपको लीडर, ईयर यही याद रखना है। उसके बाद है लोटा अपराइजिंग। तो ये आप देखेंगे ये जो थे जो एक्चुअली ये जो प्रिजनर्स थे उन पे ब्रिटिशर्स ने एक डिसीजन लिया था कि उनके पास जो ब्रास वेसल है, लोटा है, उसकी जगह आपको अर्दन वेसल्स, मिट्टी के बने हुए वेसल्स दिए जाएंगे जेल में। ये डिसीजन लिया था 1856 में। तो आप ये देखेंगे जो भी अपराइजिंग है ना, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1856, 1832 और मतलब 1700 से लेके 1857 तक आप बोल सकते हैं कि कुछ माइनर रिवोल्ट्स, माइनर अपराइजिंग्स चलते रह रहे थे। सो ये जो था इसका रीज़न क्या है? हमारे बिहार के आरा एंड मुजफ्फरपुर। तो ये आरा और मुजफ्फरपुर जेल के जो प्रिजनर्स थे उन्होंने ये लोटा अपराइजिंग स्टार्ट करा था। एंड ये एक्चुअली उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्ड करा था, क्योंकि जो ब्रास है, ब्रास वेसल, वो उनके लिए बोल सकते हैं एक रिलीजियस, मानते हैं कि हम लोग इसे पूजा वगैरह में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा बोला जाता है इसको, थोड़ा मतलब हमारे रिलीजन से अटैच है ये। लेकिन वो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, इन लोटा को हटाओ, हमें चाहिए, हम इनको देंगे अर्दन वेसल। तो इससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए थे।
एंड ये इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव था, मतलब एक बड़ा सा क्राउड इन्होंने इकट्ठा कर लिया था, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा और वापस से ब्रास वेसल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया। उसके बाद है सरदारी मूवमेंट। तो सरदारी मूवमेंट ये स्टार्ट होता है 1858 में, मतलब हमारे 1857 रिवोल्ट के बाद, मतलब 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद अगर हम अभी कोई मूवमेंट देख रहे हैं तो वो हमको सरदारी मूवमेंट देखने को मिला है। ये हमारे कुछ क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा था अगेन द सेम थिंग, ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड या फिर जो भी इनका बेगारी सिस्टम था एग्रीकल्चर में उसके लिए। तो एग्रीकल्चर बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम के अगेंस्ट ये मूवमेंट था। और ये चाहते थे, मतलब ये मूवमेंट इसलिए करा था इन्होंने कि इन्हें चाहिए लैंड रिफॉर्म्स, हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। और बाद में ये जो मूवमेंट है, ये जो इन ट्राइबल्स ने इनिशिएट करा था, मतलब इनको चाहिए थे लैंड रिफॉर्म्स, ये भी अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से परेशान थे, तो ये बाद में जाके बिरसा मुंडा के साथ और बोल सकते हैं मुंडा मूवमेंट के साथ मर्ज हो जाता है सरदारी मूवमेंट। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ताना भगत मूवमेंट। सो ताना भगत मूवमेंट आपका ओरांव ट्राइब स्टार्ट करती है 1914 में। तो अब हम चल रहे हैं, बोल सकते हैं आगे 1900 ऑनवर्ड्स अब चल रहे हैं। तो हमें यहाँ दिखेगा पहला ताना भगत मूवमेंट, और इसको इनके मेन लीडर कौन होते हैं, जात्रा भगत। उसके बाद ये जात्रा भगत के बाद और भी लीडर्स होते हैं, बलराम भगत, भिक्खू भगत, शिबू भगत एट्सेट्रा। हम इनका भी देखेंगे कि ये कौन कौन से रीजन में एक्टिव होते हैं। तो पहले तो ये ताना भगत मूवमेंट कौन सा ट्राइब स्टार्ट करती है, ओरांव ट्राइब, बिहार की ओरांव ट्राइब। और ये इनके लीडर होते हैं जात्रा भगत, और इनके बोल सकते हैं अदर लीडर्स होते हैं बलराम भगत, भिक्खू भगत, शिबू भगत। अब इन्होंने महात्मा गांधी का जो मेथड था ना नॉन वायलेंस, वो इस मूवमेंट में अडॉप्ट करा था, एक्सेप्ट करा था और उसको एज अ वेपन यूज़ करा था, मतलब इन्होंने नॉन वायलेंस फॉलो करा था। और इसके बाद ये जो महात्मा गांधी के फॉलोअर्स बन गए थे, मतलब ये अहिंसा में बिलीव करते हैं और इन्हें बोलना चाहते हैं कि ये फॉलोअर्स थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे। तो आप यहाँ देखेंगे जो मांडार क्षेत्र, मांडार आपको पता होगा, अपने करंट अफेयर में पढ़ा था, तो ये कहाँ पे है, बांका में है। तो बांका में कौन हमारे लीडर एक्टिव थे, शिबू भगत। उसके बाद घाघरा में बलराम भगत और विशुनपुर में भिक्खू भगत। उसके बाद आप देखेंगे मुंडा रिवोल्ट। इसमें आपको जितना दिया है उतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको अलग से करा दिया जाएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास करा गया था 1865 में, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको पार दे, मतलब उन्होंने खुद को पार दे दिया था कि वो किसी भी लैंड को जो कि पेड़ से कवर्ड है उस या फिर उसमें ब्रशवुड है एक्सेट्रा, उसको गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और उन पे अपना कंट्रोल। बेसिकली पहले क्या होता था कि जो फॉरेस्ट है उसी में तो ट्राइबल रहते थे, ट्राइबल लोग रहते थे, वहाँ से उनका लाइवलीहुड चलता था। फॉरेस्ट में अगर कुछ ट्विग्स, पत्ते या लकड़ियाँ गिर रही हैं या फ्रूट्स हैं या कुछ भी है तो वो ट्राइब्स यूज़ करते थे। लेकिन अब इनको रेगुलेट करेंगे, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इस एक्ट से ये जो लैंड है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे ट्राइब रहते हैं और उन पेड़ की जो भी इनको फ्रूट्स हैं, जो भी ट्विग्स हैं, जो भी लीव्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, अब ये सबका रेगुलेशन कौन करेगा, इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट इस लैंड को डिक्लेयर कर सकती है वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट, और उसके बाद अपने रूल्स बना के, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रख के और बोल सकते हैं और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके इसको यूज़ कर सकती है। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि ट्राइबल के क्या राइट्स हैं, मतलब ये जो 1865 का एक्ट है ब्रिटिशर्स लाई तो थी और उसके बाद इनके लिए कोई भी राइट इसमें नहीं लिखे हुए थे। अब ये तो चलो 1865 में लाया इन्होंने। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास होता है 1878 में, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए थे आदिवासीज के राइट पे, मतलब ट्राइबल पीपल जो थे उनके जो और राइट्स थे, मतलब और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, मतलब और ज़्यादा बोल सकते हैं अपने पार को स्ट्रेंथन कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब ये क्या हुआ कि ये जो ट्रेडिशनल कॉमन प्रॉपर्टी थी इनकी, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड है ट्राइबल पीपल की ट्रेडिशनल कॉमन प्रॉपर्टी है, उसका नेचर ही चेंज कर दिया, मतलब आउटसाइडर्स को अलाउ कर दिया वहाँ पे आने के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करवाने लगे। तो इन सारी चीज़ों से वो परेशान होकर ये मूवमेंट था, और ये पूरे रीजंस की वजह से इसके अंदर बिरसा मुंडा, एक्चुअली ये मूवमेंट दिक्खूज बोला जाता है, जो आउटसाइडर्स थे उनको बिरसा मुंडा दिक्खूज बोलते थे। और ये जो दिक्खूज थे ये वो नहीं थे कि मतलब जैसे कुछ लोग इनके लिए भी काम करने आते थे या फिर इनको ज़रूरत पड़ती थी मुंडा ट्राइब्स को और भी चीज़ों के लिए, लेकिन जो भी आउटसाइडर्स इनके रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आते थे या इनको एक्सप्लॉइट करते थे, या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इनको हटाया जा रहा है या कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए लैंड को क्लियर किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे।
उसके बाद एक और चीज़ था इसमें, कुनखत्ती सिस्टम था, जिसमें ये क्या करते थे, जैसे ये लैंड है तो ये पूरी की कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके इसमें खेती करते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। और बाद में जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती तो पहले तो ये इस सिस्टम से, यहाँ से इस लैंड से रेवेन्यू लेते थे, तो ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल रेवेन्यू पे करते थे, इनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो कॉमन लैंड है इस सिस्टम को हटा ही देते हैं, सबके पास खुद की ज़मीन होगी, हम सबसे रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। अब इससे ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स, इन्होंने सोचा कि हम अपना पैसा बढ़ाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ये कुनखत्ती सिस्टम को एबॉलिश करा था और इसके अगेंस्ट भी मुंडा ट्राइब राइज हुई थी। तो ये मुंडारी जो कुनखत्ती सिस्टम है, मतलब ये जो मुंडा रिवोल्ट है इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव था, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कुनखत्ती सिस्टम को वापस से इम्प्लीमेंट करना पड़ा अंडर द टेनेंसी एक्ट। और उसके बाद 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास होता है, जिसमें ट्राइबल के लिए कुछ फेवर्स दिए जाते हैं, कुनखत्ती सिस्टम वापस से इम्प्लीमेंट होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग में, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं द नेशनलिज्म इन बिहार, मतलब अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चल पड़े हैं। हमारा जो ट्राइबल रिवोल्ट है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857, वो हो चुका है। अब हम चलेंगे द अर्ली नेशनलिज्म इन बिहार। बिहार में नेशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि बिहार में 1857 का रिवोल्ट हो चुका है। बिहार में आपने यहाँ पे ट्राइबल रिवोल्ट भी देखा, मुंडा रिवोल्ट भी देखा, तो अब इस रिवोल्ट से हम आगे बढ़ेंगे। अब लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे आ चुकी है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका INC का फॉर्मेशन हो जाता है 1885 में। और हमने पहले से प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि इसका पहला सेशन आपका बॉम्बे में होता है, उसके बाद आपका दूसरा सेशन कैलकाटा में होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो INC का फॉर्मेशन हो गया है। INC के फॉर्मेशन से लोगों में अब ये रेगुलर मीटिंग हो रही है, हर साल मीटिंग होती है, दिसंबर में मीटिंग होती है। तो ये जो ग्रुप ऑफ बोल सकते हैं इंडियन पीपल है, एक साथ आते हैं, बात करते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो अवेयरनेस जो है धीरे धीरे फैल रही है कि अब ये अपने जो भी डिमांड्स हैं कैसे उन डिमांड्स को मीट करें। तो 1885 से जब INC का फॉर्मेशन होता है तब से लेके 1905 तक आपका मॉडरेट फेज चलता है, मतलब और 1905 के बाद, मतलब 1905 में एक्सट्रीमिस्ट राइज करते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि 1907 में आपका सूरत स्प्लिट देखने को मिलता है। तो ये जो सूरत स्प्लिट है उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट वापस से गायब हो जाते हैं टिल आपको 1916 तक, जब यहाँ पे होम रूल लीग फिर से स्टार्ट होता है। तो ये आपकी पूरी स्टोरी है। तो आज हम ये बोल सकते हैं होम रूल लीग तक करेंगे, इससे पहले तक करेंगे बिहार में क्या चल रहा है वो चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है बिहार में, तो यहाँ देखेंगे एक बॉयज़ एसोसिएशन बनता है। इसमें जो है फैक्ट्स, इसमें देखिए ये स्टेट पीसेस है, फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड इनके लीडर्स कौन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट्स है, तो आपको फैक्ट्स ही याद रखना है। तो यहाँ पे जो है पहले बॉयज़ एसोसिएशन है वो फॉर्म होता है, उसके बाद है सरस्वती एकेडमी एट दरभंगा। तो जो सरस्वती एकेडमी दरभंगा में बनती है और एक बॉयज़ एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है, और यहीं से आपके नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। तो जो सरस्वती एकेडमी है वो बनती है 1901 में, और इनके जो बोल सकते हैं लीडर होते हैं वो, और बोल सकते हैं चेयरमैन या प्रेसिडेंट, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। उसके बाद जो बॉयज़ एसोसिएशन है वो 1909 में बनती है, और उनके लीडर कौन होते हैं, किसने इसका बोल सकते हैं इनिशिएटिव लिया होता है इस एसोसिएशन को फॉर्म करने का, कौन इस्टेब्लिश करता है, सूर्यदेव नारायण शर्मा। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये नेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं INC के फॉर्मेशन के बाद। सो अब हम करेंगे द स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है आप इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं, जो भी आपका है, 1903 में अनाउंस करा जाता है, मतलब ये बात फैलती है कि बिहार जो बंगाल रीजन है उसका पार्टीशन होने वाला है। तो ऐसा अनाउंस किया जाता है कि बंगाल पार्टीशन होने वाला है, तभी से जो हमारे लीडर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी के बाद आपको कुछ मतलब हलचल देखने को मिलेगी बिहार में भी। बिहार में क्या होता है, 1904 में ही एक गोल्डन लीग का इस्टेब्लिश होता है, मतलब गोल्डन लीग बनती है। ये गोल्डन लीग कहाँ पे बनती है, देवघर, क्योंकि ये देवघर अभी तो झारखंड में है, लेकिन ये जो देवघर है ये पहले बिहार का ही पार्ट था। तो ये बिहार में बनता है 1904 में, और ये जो है स्वदेशी प्रोपोगेट करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि स्वदेशी की बात, स्वदेशी मूवमेंट से पहले ही स्वदेशी के लिए काम होने लगा। स्वदेशी मतलब अपने देश का जो भी सामान है वो आप यूज़ करें, जो ब्रिटिशर्स के आइटम्स हैं वो यूज़ ना करें।
सो ये स्टार्ट होता है पहले तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब पहले तो ये बंगाल पार्टीशन के लिए बोला जाता है कि अनाउंस करा जाता है। देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है 1905, बट 1903 में ही जो ऐसी बात फैलने लगती है, मतलब ये बात पता चल जाती है कि बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट होता है पार्टीशन का वो बोलता है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है लॉर्ड कर्जन थे इस टाइम पे, तो लॉर्ड कर्जन हमारे वॉइस रॉय थे, तो वो ऑफिशियली अनाउंस करते हैं 19 जुलाई को कि 1905 मतलब 1905 में कि हम बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। उसके बाद ये बहुत कोशिश करते हैं हमारे लीडर्स, ये स्टार्ट हो जाते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब ये पहले ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट करेंगे कि हमें पार्टीशन नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाता है 16 जुलाई 1905, मतलब ये पार्टीशन फिर भी कर देते हैं इनके एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बावजूद, तो ये बन जाती है स्वदेशी मूवमेंट। अब ये क्या करते हैं, ये स्वदेशी की बात करते हैं, अपने बोल सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। उसके बाद मीटिंग्स होती है जहाँ पे स्वराज, नेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करी जाती हैं। तो आप पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें, मतलब इस टाइम पे आपके जो वाइसरॉय हैं वो कौन है, लॉर्ड कर्जन, और आपके एसओएसआई कौन होते हैं, हर्बर्ट रीसले। अब बिहार में आपके लीडर कौन होते हैं, ये तो आप नेशनल हिस्ट्री में आप बहुत सारे मॉडरेट्स के बारे में पढ़ते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद आप बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन लीडर इन बिहार में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा होता है पूरे इंडिया में, तो बिहार में स्वदेशी मूवमेंट को कौन लीड करते हैं, उनका नाम है सतीश चंद्र चक्रवर्ती। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो जैसे ही पार्टीशन मूवमेंट, मतलब ये जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, जैसे ही पार्टीशन कर दिया जाता है, पीपल जो हैं, जो यहाँ के लोग थे, वो गंगा रिवर में मतलब बेदिंग करते हैं, गंगा रिवर में बोल सकते हैं बात लेते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को राखी बांधते हैं, मतलब वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखा रहे हैं कि आप हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना प्यार है, हम अलग नहीं होना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो करते हैं ताकि किसी तरीके से पार्टीशन रुक जाए, या फिर जो पार्टीशन हुआ है उसको एनल कर दिया जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। तो बिहार में ये चलता है, जो आपका राखी दिवस है वो दरभंगा में सेलिब्रेट होता है। मतलब ये जब पार्टीशन कर देते हैं उसके बाद आपको ये सारे इवेंट देखने को मिलेगा कि किसी तरीके से वो जो पार्टीशन किया उसको एनल कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद पार्टीशन जो है वो एनल किया जाता है 1911 में, और ये 1911 में इनकी वजह से नहीं किया जाता है। उस टाइम पे आपकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इतनी खतरनाक होती हैं, जो कि रेवोल्यूशनरी ऐसे ऐसे काम करते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो 1908 में हुआ, तो आपको इतनी सारी खतरनाक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे ब्रिटिशर्स थोड़ा डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें ये जो बंगाल का पार्टीशन है उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, उसको एनल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी आप ये देखिए कि हमारे बिहार में दरभंगा में राखी दिवस सेलिब्रेट होता है 16 अक्टूबर 1905। उसके बाद ये सारी जो स्टेप्स है ना, ये नेशनलिज्म को किस तरीके से प्रमोट करा गया वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। 1906 में बाबाजी ठाकुरदास, इन्होंने स्टैब्लिश किया होता है पटना में रामकृष्ण मिशन टू स्प्रेड दिस नेशनलिज्म। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बनाया जाता है, जो कि नेशनलिज्म में उसका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि नेशनल लीडर होते हैं वो मुंगेर में आते हैं, तो ये नेशनलिज्म को बूस्ट करते हैं एक तरीके से बिहार में आके। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 1908 में सोनपुर के मेले में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करी जाती है नवाब सरफराज हुसैन खान के अंदर, मतलब वो उस मीटिंग के प्रेसिडेंट होते हैं, और वहाँ पे बीपीसीसी का फॉर्मेशन होता है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। सो दिस बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1908, और इस सेशन का मतलब ये जो बीपीसीसी है ये यहाँ पे फॉर्म तो हो गई, मतलब ये 1900 में फॉर्म हो गई, लेकिन इसका पहला सेशन जो होता है वो होता है अगेन 1908, कहाँ पे, पटना में। और वहाँ उस टाइम उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सैयद हसन इमाम। सो इसका जो पहला सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट होते हैं सैयद हसन इमाम। लेकिन जब ये मीटिंग, मतलब ये जो आपकी बीपीसीसी है जब फॉर्म होती है, तो कौन से मीटिंग में होती है, मतलब जिस मीटिंग में होती है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, नवाब सरफराज हुसैन खान। अब इसके बाद आप ना थोड़ा देखिए 1908 तक पहुंच गए, तो हम थोड़ा 1905, 1906, 1907 इसमें क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जब 1905 में आईएनसी का सेशन होता है, तो ये आईएनसी का सेशन होता है बनारस में, और ये बनारस में प्रेसिडेंट कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, अ मॉडरेट लीडर। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट। ये बोलते हैं कि हमें पार्टीशन पसंद नहीं है, हम जो है ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, स्वदेशी और बॉयकॉट, हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड का, जो भी ब्रिटिश गुड्स हैं, और साथ ही साथ स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। तो ये तो था 1905।
1906 में जो सेशन होता है वो होता है कैलकाटा में, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट। ये बोलते हैं हमें सिर्फ स्वदेशी और बॉयकॉट नहीं चाहिए, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने जो ये बात बोली ये तो बिल्कुल सही है, ये तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए स्वराज। तो इस स्वराज की पहली बार जो बात होती है वो 1906 में दादा भाई नौरोजी बोलते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं नेशनल एजुकेशन, क्योंकि जब हम बॉयकॉट कर रहे हैं ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम का तो हमें हमारे नेशनल एजुकेशन पे भी काम करने की जरूरत है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम 3 पॉइंट रेजोल्यूशन। तो 3 पॉइंट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। कब ये पास होता है? जब 1906 में हमारे दादा भाई नारोजी प्रिसाइड करते हैं आईएनसी सेशन को, जो कि होता है हमारा कैलकाटा में। क्या है 3 पॉइंट रेजोल्यूशन? नेशनल एजुकेशन, स्वराज, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। सो ये है हमारे 3 पॉइंट रेजोल्यूशन। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ना आपके बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात चलती है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ये जब बोल रहे हैं स्वदेशी की बात, तो स्वदेशी में ये भी आएगा कि हम आपकी जुडिशरी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो जो भी जुडिशरी है उसका यूज़ ना करके यहाँ पे बांधव समिति पे काम किया जाता है। स्वदेश बांधव समिति, ऐसी ही एक स्वदेश बांधव समिति है वो बनती है। मतलब ऐसा ही एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है स्वदेश बांधव समिति, जो बनती है हमारी ढाका में, और उनके लीडर होते हैं अश्वनी कुमार दत्ता। सो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 523 डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा। और आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना पीजेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस दिया गया, इसलिए पीजेंट का कंट्रीब्यूशन हमें इस स्वदेशी मूवमेंट में देखने को मिलता है। तो देखिए इस मूवमेंट में आपको ना वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, साथ ही साथ पीजेंट का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम दिखता है। लेकिन जब ये बांधव समितिज बनती हैं जो पीजेंट पे फोकस करती है तब इनका पार्टिसिपेशन थोड़ा हो जाता है। अब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इसलिए कम है क्योंकि 1881 फैक्ट्रीज एक्ट, 1891 फैक्ट्रीज एक्ट, ये एक्ट जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो लेकर तो आते हैं लेबर वेलफेयर के लिए, लेकिन जो हमारे कांग्रेस लीडर हैं वो सोचते हैं कि ये हमारी फैक्ट्रीज से ना कम प्रोडक्शन करवाने की सोच रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी कम रहे, ताकि तभी हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट इम्पोजिशंस कर रहे हैं। मतलब इतने से इतने एज को इतना काम करना है, अपने फैक्ट्रीज में ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगा रहे। तो कांग्रेस ने वर्कर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वर्कर्स ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलती हैं हमारे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। आपको टेक्सटाइल मिल्स देखने को मिलते हैं, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज़, केमिकल फैक्ट्रीज़, ऐसे फैक्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। साइंस में भी बहुत काम हुआ होता है। साइंस में हमारे लीडर्स जैसे जगदीश चंद्र बोस, उसके बाद आपके प्रफुल्ला चंद्र रे, ये रिसर्च पे काम करते हैं। नेशनल एजुकेशन के लिए आपका बनता है बंगाल नेशनल कॉलेज, तब तो बिहार बंगाल का ही पार्ट था, तो बंगाल नेशनल कॉलेज ये बनता है, जिसको फाउंड करते हैं औरबिंदो घोष। मतलब ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है फाउंड किया जाता है। प्रेसिडेंट के कौन बनते हैं, प्रिंसिपल कौन बनते हैं? प्रिंसिपल बनते हैं औरबिंदो घोष। मतलब आपका ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है फॉर्मेशन होता है और इनके प्रेसिडेंट होते हैं औरबिंदो घोष। उसके बाद आपका कल्चर में भी बहुत सारे काम देखने को मिलते हैं, जैसे आमार सोनार बंगला। देखिए ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं ना, ये आपका इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपका बिहार का नहीं है, बट ये इंडियन हिस्ट्री का है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत बता दूं। जैसे ये है आमार सोनार बांग्ला, इसको कंपोजिशन कौन करते हैं, मतलब कौन इन्हें कंपोज करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी टाइम पे किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी इंडिजीनियस पेंटिंग है, जैसे भारत माता की पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, अजंता पेंटिंग, उनको कौन रिवाइव करते हैं? अबंद्रीनाथ टैगोर। सो उनको जो रिवाइव करते हैं अबंद्रीनाथ टैगोर। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल सकते हैं नेशनल एजुकेशन का आपने देख ही लिया है, कल्चर देख लिया है। तो अब देखिए 1906 का भी आपने देख लिया। 1906 में जो दादा भाई नौरोजी थे जो बनते हैं लीडर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेथड है बॉयकॉट का मेथड या स्वदेशी का मेथड, इसको एक्सट्रीमिस्ट बंगाल से बाहर ले जाना चाहते थे, पूरे इंडिया में फैलाना चाहते थे, और ऐसा किया भी। जैसे लाला लाजपत राय पंजाब में लेकर गए, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र पूना में लेकर गए, तो ऐसा काम किया गया। लेकिन जो हमारे मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स मान जाएंगे, आप बस बंगाल तक ही इसको सीमित रखिए, आप बंगाल के आगे मत जाइए। तो इस चीज़ को लेकर और जो मेथड है, जो ये 3 पॉइंट रेजोल्यूशन है, उससे एक्सट्रीमिस्ट खुश थे पर मॉडरेट्स उतने खुश नहीं थे। तो ये जो इनके बीच में टसल हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो जो देखने को मिलता है 1907 में, जहाँ पे सूरत सेशन बोलते हैं।
सूरत सेशन में होता है और यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में बढ़ जाते हैं, सूरत स्प्लिट बोलते हैं। इसके बाद सीधे ये जब यूनाइट होते हैं वो है 1916 का लखनऊ सेशन, जहाँ पे होम रूल लीग की फॉर्मेशन होती है, लखनऊ पैक्ट होता है, तो यहाँ पे वापस से यूनाइट होते हैं। सो ये आपकी पूरी स्टोरी थी अब तक। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे नेशनलिज्म का ही पार्ट है जो हम कर रहे थे। पटना में एक मीटिंग होती है 25 सितंबर 1909, जहाँ पे सचिदानंद सिन्हा ये पॉइंट करते हैं कि देखो मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स कैसे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। ये पूरे इंडिया को एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आपको इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था, जो हमारे 1906 है वहाँ पे बन गई थी मुस्लिम लीग। वो इसलिए बन गई थी क्योंकि 1905 में जो कुछ मेथड्स थे वो थोड़े से बोल सकते थे रिलीजियस, मतलब हिंदू रिलीजन की तरफ थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे तिलक थे वो तो थे सेकुलर लीडर, लेकिन उनके जो मेथड थे ना, जैसे गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि जो भी ये चीज़ें करवाते थे वो थोड़ा सा हिंदू की तरफ था। उसके बाद राखी फेस्टिवल जो सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसी वजह से कुछ मुस्लिम्स नाखुश थे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो बंगाल का बांग्लादेश वाला रीजन है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और उन्होंने सोचा कि अच्छा है हमें अपना रिकग्निशन मिलेगा। तो इसी वजह से जो है 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है साइड बाय साइड। लेकिन यहाँ बिहार में आप देखेंगे कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कितने अच्छे से एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसकी वजह से सचिदानंद सिन्हा ने इस चीज़ को पॉइंट करा, मतलब न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ की तारीफ करेगी। जैसे इंडियन मिरर बंगाली, इन्होंने प्रेज करा कि कितना कॉम्युनल हार्मनी है आपको देखने को मिल रहा है बिहार में। एंड यहाँ पे जो, अब ये तो हमने पहले भी करा है, ये जो एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, तो बस एक पॉइंट था तो फिर से दे दिया। पहली बार जो आईएनसी का सेशन होता है वो होता है 1912 में बांकीपुर पटना। प्रेसिडेंट होते हैं आर एन मुधोलकर एंड सेक्रेटरी है सचिदानंद सिन्हा, जिन्हें बोलते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। सो ये इतने पॉइंट्स थे। उसके बाद है डिमांड फॉर सेपरेट बिहार। सो बिहार की जो, मतलब हमें तो पता है कि हमारा 22 मार्च 1912 में हमें हमारा बिहार अलग स्टेट मिल जाता है, बिहार एंड उड़ीसा। लेकिन ये जो है इसकी डिमांड कब रखी जाती है, तो ये पहले आप देखेंगे एक मैगजीन या बोल सकते हैं न्यूज़पेपर, बिहार टाइम्स। सो इसमें कुछ लीडर्स हैं हमारे बिहार के, जैसे सचिदानंद सिन्हा, नंद किशोर लाल, कृष्णा सहाय, महेश नारायण। तो ये जो हैं कुछ लीडर्स जो इस न्यूज़पेपर में अपनी बात रखते हैं कि हमें सेपरेट बिहार चाहिए, इसको दर्शाते हैं, पृथक बिहार की बात करते हैं। ये स्लोगन दिया था हमारे महेश नारायण, द फर्स्ट एडिटर ऑफ बिहार टाइम्स। उसके बाद ये जो बिहार टाइम्स है इसका 1906 में नाम चेंज करके बिहार ही कर दिया जाता है। और 1906 में एक बिहार स्टूडेंट कन्वेंशन जो है उसको भी कन्वीन किया जाता है पटना में। और उस कन्वेंशन को कौन बोल सकते हैं करता है, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, मजरूल उल हक। तो ये जो है यहाँ पे इस सेशन में, इस कन्वेंशन में यहाँ पे डिमांड करते हैं सेपरेट बिहार की। अब ये जो डिमांड है ये पहुँच जाती है दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार में। हार्डिंगे जो इसके ऑर्गेनाइज करते हैं थर्ड दिल्ली दरबार को, यहाँ पे हार्डिंगे बोलते हैं, मतलब अनाउंस कर देते हैं कि हम जो है बिहार को सेपरेट कर देंगे। और ये अनाउंसमेंट की जाती है 12 दिसंबर 1911। हमें हमारा जो बिहार है वो अलग देखने को मिलता है। होम रूल लीग इन बिहार, मतलब इसके बाद हम होम रूल लीग इन बिहार देखेंगे, बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो इंडिया होम रूल लीग है इसका फॉर्मेशन होता है अप्रैल 1916 में। देखिए इससे पहले बैकग्राउंड में कैसे चल रहा था। 1907 में सूरत स्प्लिट, 1908 में आपके ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये अरेस्ट होते हैं 6 सालों के लिए, मतलब 1914 तक ये नहीं दिखते हैं। फिर जब ये रिलीज़ होते हैं तो ये अपना ध्यान होम रूल लीग की तरफ करते हैं और इसका फाउंडेशन बोल सकते हैं फॉर्मेशन 1916 में किया जाता है। पूरे इंडिया लेवल पे 2 होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, एक होते हैं बाल गंगाधर तिलक के अंदर, एक होते हैं एनी बेसेंट के अंदर। तो ये जो होम रूल लीग है हमारे बिहार में कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, मतलब ये जो है आपको बोल सकते हैं इंडिया लेवल पे आपको 2 होम रूल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे बोल सकते हैं बिहार में होम रूल लीग जो है इस्टेब्लिश किया जाता है बांकीपुर पटना में। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मजहर उल हक। और ये कब स्टैब्लिश होती है होम रूल लीग हमारे बिहार में, 16 दिसंबर 1916। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी प्रेसिडेंट तो आपने देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट होते सरफराज खान, पुरेंदु नारायण सिन्हा, सेक्रेटरीज हैं चंद्रवंशी सहाय एंड बैजनाथ नारायण सिंह। उसके बाद मुजफ्फरपुर में आपका होम रूल लीग कौन स्टार्ट करते हैं, जनकधारी प्रसाद।
अब एनी बेसेंट जो है हमारे इसी टाइम पे बिहार में आती हैं, मतलब 1916 में आपका होम रूल लीग है, फिर 1918 में ये 2 बार विजिट करती हैं, एक बार 18 अप्रैल, एक बार 25 जुलाई, 2 बार आती हैं पटना। और यहाँ पे आके हसन इमाम, मतलब हमारे बिहार के जो लीडर्स होते हैं एंड हमारे जो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार है सचिन अनंत सिन्हा, इनसे मिलती है, जिससे जो नेशनलिज्म है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। एंड ये बोल सकते हैं ये होम रूल लीग जो हमारा मूवमेंट है ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहा। हाँ, ये लोगों में जागरूकता पैदा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई इस होम रूल मूवमेंट ने। यहाँ तक हमने होम रूल लीग तक कर लिया है। इसके बाद हम आगे जो स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका चंपारण सत्याग्रह से होगा 1917। तो आपके बिहार से रिलेटेड है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स गिव अ क्विक रिविजन, क्योंकि किसी ने कमेंट करा था कि अगर 2-3 मिनट रिवाइज करा दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नोनिया रिवोल्ट। ये चला 1700 से 1800 और ये उन रीजनों पे ज़्यादा देखने को मिला जहाँ पे आपको सॉल्टपेटर मिलता है। और ये जो है आपका नोनिया कास्ट ने इसे करा था, मतलब इस रिवोल्ट को किया था, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। उसके बाद है सन्यासी। सन्यासी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है 1762 से 74। और हमारे देखिए जनरली ये होता है बंगाल में, पर इसके कुछ सेंटर्स हमारे बिहार में देखने को मिलते हैं, जैसे सारण, पूर्णिया, तिरहुत। उसके बाद है तामर रिवोल्ट। ये हमारे बिहार का ही होता है। हमारे बिहार की जो ओरांव ट्राइब है वो स्टार्ट करते हैं तामर रिवोल्ट। एंड पहले तो ये 1789 में सिर्फ तामर ओरांव ट्राइब स्टार्ट करती है। 1832 होते होते और भी ट्राइब्स इसमें आके मिल जाती हैं। मेन कॉज है जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम है ट्राइब का, वो अपना खुद का एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि उस पर बैन लगा दिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल करना चाहा, जिसकी वजह से रिवोल्ट आया, क्योंकि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी इन ट्राइब्स की वो अफेक्ट हुई ब्रिटिशर्स के डिसीजन से। और इनके लीडर कौन है? भोलानाथ सहाय। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं नेक्स्ट चेरो रिवोल्ट। ये चलता है 1800। लीडर कौन है? सरदार भूषण सिंह। और यहाँ पे क्या होता है, जो चेरो के किंग, चेरो ट्राइब के जो किंग है, ब्रिटिशर चूरामन को अपॉइंट कर देते हैं एज अ किंग, और ये लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी चेरो ट्राइब है वो सरदार भूषण सिंह के अंदर आके, मतलब लीडर से, उनके लीडरशिप के अंदर आके ये रिवोल्ट करते हैं। उसके बाद है हो एंड मुंडा अपराइजिंग, जो छोटा नागपुर प्लाटू पे होता है। 1820 से 22 पहले चलता है, उसके बाद 1831 में फिर से होता है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। एंड ये जो है राजा परहत जो लीडर होते हैं उनके अंदर आके ये अपराइजिंग करते हैं। भूमिज रिवोल्ट। भूमिज रिवोल्ट हमारा 1832 से 33 चलता है। लीडर कौन होते हैं? गंगा नारायण। अगेन द सेम रीजन, इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू बाय द ब्रिटिशर्स। संथल अपराइजिंग, ये हमारे 1857 रिवोल्ट से जस्ट पहले 1855-56। संथल, सिद्धू एंड कानू हमारे लीडर है, और ये हमारे राजमहल हिल के पास देखने को मिलता है। उसके बाद है लोटा अपराइजिंग। ब्रास वेसल को अर्दन वेसल से रिप्लेस करने की बात करी जाती है। आरा मुजफ्फरपुर के प्रिजनर जो होते हैं जेल के, वो इस रिवोल्ट को इनिशिएट करते हैं, और उसके बाद वापस से लोटा उन्हें दे दिया जाता है, वापस से ब्रास वेसल उनको दे दिया जाता है। सरदारी मूवमेंट, ये स्टार्ट होता है हमारे 1857 रिवोल्ट के बाद 1858 में, एंड ये एग्रेरियन मूवमेंट था। अगेन द सेम मेथड, कुछ ऑपरेसिव मीन्स यूज कर रहे थे वो एग्रीकल्चर सिस्टम में, तो ये बेगारी सिस्टम था कुछ, उसको एंड करने के लिए सरदारी मूवमेंट लाया गया। इनके बोल सकते हैं ये जो मूवमेंट है लैंड रिफॉर्म चाहता था, और बाद में ये जो है हमारे बिरसा मुंडा के साथ जुड़ गया। ताना भगत मूवमेंट, ये भी ओरांव ट्राइब स्टार्ट करती है। अभी इससे पहले भी हमने ओरांव ट्राइब का मूवमेंट देखा था, तो ये वाला जो मूवमेंट है ताना भगत मूवमेंट 1914, मतलब हम 1900 ऑनवर्ड्स अब देख रहे हैं, तो 1914 में ओरांव ट्राइब स्टार्ट करती है। लीडर होते हैं जात्रा भगत, और भी आपको लीडर्स देखने को मिलते हैं, बलराम भगत, भिक्खू भगत, शिबू भगत। और नॉन वायलेंस को इसमें, मतलब महात्मा गांधी के फॉलोअर्स होते हैं, नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करके ये इस मीन्स और एज अ वेपन यूज करते हैं इस मूवमेंट में। उसके बाद है मुंडा रिवोल्ट। तो एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पहले पास किया जाता है, मतलब ये जो है ट्राइबल का कंट्रोल रिड्यूस करते हैं, इसमें अपना कंट्रोल इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ जो इनका कुनकत्ती सिस्टम होता है उसको हटा देते हैं ज़्यादा रेवेन्यू के चक्कर में, मतलब ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हम इनसे ज़्यादा रेवेन्यू लेंगे। तो एक तो ये एग्रीकल्चर सिस्टम, उसके बाद ये आपका बोल सकते हैं फॉरेस्ट राइट्स जो भी लेकर आते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि इनको डेट ट्रैप में डाल दिया जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो बहुत सारे जो रीजंस हैं वो हम मेंस में देखेंगे, अभी आप यहाँ पे इतना ही देखिए। तो ये जो है आपके बिरसा मुंडा के अंदर आके फिर रिवोल्ट करते हैं। आउटकम क्या होता है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास कर दिया जाता है 11 नवंबर 1908 को, और मुंडारी कुनखत्ती सिस्टम को वापस से इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है।
उसके बाद हम चले थे अर्ली नेशनलिज्म इन बिहार। काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी। हमारे बिहार में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, तो नेशनलिज्म के लिए देखिए आईएनसी की फॉर्मेशन देखी थी, 1885 में फॉर्म हो गए थे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि नेशनलिज्म शुरू हो गया था। तो हमारे यहाँ पे 1901 में बनता है सरस्वती अकेडमी, जिनके बोल सकते हैं कौन इनका फाउंडर है, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। और 1909 में बॉयज़ एसोसिएशन, सूर्यदेव नारायण शर्मा। तो ये इतना आपको याद करना है। सरस्वती अकेडमी दरभंगा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहार में नेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए। स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार, तो यहाँ जब हम स्वदेशी मूवमेंट बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे वाइसरॉय कर्जन, एसओएसआई या हर्बर्ट रीसली, और स्वदेशी मूवमेंट हमारे बिहार के लीडर होते हैं सतीश चंद्र चक्रवर्ती। तो इनके बारे में हमने देखा भी है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया जाता है, 19 जुलाई 1905। 1905 इम्प्लीमेंट होता है 16 जुलाई 1905। तो पहले तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट होता है, पर जब डिमांड्स नहीं मिलती हैं तो ये स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। राखी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है दरभंगा में। साथ ही साथ रामाकृष्ण मिशन जो है पटना में लाते हैं बाबाजी ठाकुर दास। 1906 में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी फॉर्म होता है, जो कि 1906 में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहार में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आते हैं। ये सारी चीज़ें नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद 1908 में जब सोनपुर फेयर चल रहा होता है, उस फेयर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी जाती है। उनके प्रेसिडेंट होते हैं नवाब सरफराज हुसैन खान। तो इस मीटिंग में बीपीसीसी की फॉर्मेशन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसको फॉर्म किया जाता है। और दिस बीपीसीसी सेशन का बोल सकते हैं पहला सेशन करा जाता है पटना में 1908 में, और उनके प्रेसिडेंट होते हैं सैयद हसन इमाम। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक मीटिंग होती है पटना लाइब्रेरी में 1909 में, जहाँ में हमारे जो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार है सचिदानंद सिन्हा, वो प्रेज करते हैं बिहारी पीपल की। बोलते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये पूरे इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ये आपस में थोड़ा बहुत लड़ रहे हैं, जहाँ पे आईएनसी की 1906 में हमारे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई है। तो इससे सीखना चाहिए कि बिहार में कैसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो न्यूज़पेपर थे वो भी इस चीज़ की प्रेज़ करते हैं, इंडियन मिरर, बंगाली, इस चीज़ की प्रेज़ करते हैं। और बोल सकते हैं हमारे बिहार में पहली बार जो आईएनसी का सेशन होता है 1911 में, फिर 1922 में गया में भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी 1912 में आपका बांकीपुर पटना में हो रहा है 28 सेशन। प्रेसिडेंट है आर एन मुधोलकर, सेक्रेटरी है सचिदानंद सिन्हा, द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। उसके बाद बिहार के लिए सेपरेट मतलब जो डिमांड है सेपरेट बिहार के लिए कौन से लीडर्स करते हैं, इन ये लीडर्स करते हैं, आप इनके बारे में देख लेंगे। 1906 में जो बिहार टाइम्स है उसका नाम जो है चेंज करके कर दिया जाता है बिहारी। और एक स्टूडेंट कन्वेंशन जो है वो किया जाता है पटना में राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा एंड मजरूल उल हक के द्वारा, जहाँ पे ये डिमांड्स करते हैं सेपरेट बिहार की। और ये जो डिमांड है ये हार्डिंगे अनाउंस कर देते हैं, मतलब ये डिमांड एक्सेप्ट कर लिया जाता है 3rd दिल्ली दरबार में। और हार्डिंगे 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस कर दे कि हम सेपरेट बिहार करने वाले हैं, बिहार एक अलग बिहार बनाने का डिसीजन दे देते हैं। बंगाल को बिहार को बंगाल से सेपरेट कर दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट यही है कि 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार हमें अलग देखने को मिलता है उड़ीसा के साथ, जो कि आगे चल के 1936 में फिर उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर 2000 में बिहार का एक और पार्टीशन होता है जहाँ पे झारखंड अलग हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था होम रूल लीग इन बिहार, जहाँ पे आपको 1907 में सूरत स्प्लिट देखने को मिलता है। 1900 में हमारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के, बाहर के काम में लग जाते हैं। मतलब हमें 1908 के बाद ना गैप देखने को मिलता है जहाँ पे हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पीक पर होती है, रेवोल्यूशनरी अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये 1908 में जब तिलक अरेस्ट होते हैं तो 1908 से 14 तक वो प्रिजन में रहते हैं, 14 में रिलीज होते हैं। 1906 में हमारे होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक और साथ ही साथ एनी बेसेंट। होम रूल लीग बिहार में भी स्टैब्लिश होता है बांकीपुर पटना में, जहाँ पे इन्हें लीड करते हैं हमारे मजरूल उल हक एज अ प्रेसिडेंट ऑन 16 दिसंबर 1916। मतलब अप्रैल 1916 में इंडिया में बना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें हमारे बिहार में बनता है 16 दिसंबर 1916। प्रेसिडेंट होते हैं मजरूल उल हक, वाइस प्रेसिडेंट सरफराज खान, पुरेंद्र नारायण सिन्हा, सेक्रेटरीज चंद्रवंशी सहाय एंड बैजनाथ नारायण सिंह। और मुजफ्फरपुर में एक होम रूल लीग कौन स्टार्ट करते हैं, जनकधारी प्रसाद। एनी बेसेंट पटना 2 बार आती है, अप्रैल में आती है और जुलाई में आती है 1918 में, नेशनलिज्म को बूस्ट करने के लिए। बस हमने रिवाइज कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे के जो भी चंपारण मूवमेंट है वो सारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। And if you find this video helpful, do like this video and subscribe the channel. Share your feedback in the comment section. Thank you.